हेलो बच्चों, एसवीएम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज का अपना टॉपिक है मानव में आर्तव चक्र या फिर रज चक्र। देखो, आर्तव चक्र या फिर जो रज चक्र है, इससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा जनरल देखना अपने को कि मानव के अंदर यहाँ पर जो जनन की प्रक्रिया होती है, एक चक्रीय क्रम के अंदर, चक्रीय क्रम में संपन्न होती है। जनन की जो क्रिया होती है एक चक्रीय क्रम के अंदर संपन्न होती है। इस चक्रीय जो क्रम होता है, इसके अंदर यहाँ पर बात करेंगे हम अंडाशय की। अंडाशय के अंदर परिवर्तन होता है जिसे अंडाशय चक्र या फिर जनन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। देखो, जो जनन की प्रक्रिया है चक्रीय क्रम के अंदर संपन्न होती है, और यहाँ पर जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं जिन्हें अंडाशय चक्र या फिर जनन चक्र के नाम से जाना जाता है। अंडाशय चक्र या फिर जनन चक्र की क्रिया के दौरान यहाँ पर मादा के शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं। मादा के शरीर के अंदर क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं हम आर्तव चक्र या फिर रज चक्र की। देखो, जो जनन चक्र है इसे दो भागों के अंदर बांटा गया है। जनन चक्र को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो होता है मध्य चक्र और एक होता है रज चक्र। देखो, मध्य चक्र का मतलब होता है जो नॉन प्राइमेट स्तनधारी होते हैं, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाने वाला जो जनन चक्र होता है, पाए जाने वाले जनन चक्र को क्या बोलते हैं? यहाँ पर मध्य चक्र कहते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारी में पाए जाने वाले जो चक्र होता है उस चक्र को क्या कहेंगे? मध्य चक्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है यहाँ पे रज चक्र। प्राइमेट जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले चक्र को क्या कहेंगे? रज चक्र के नाम से जाना जाता है। देखो, नॉन प्राइमेट और प्राइमेट, इसका मतलब होता है कि ऐसे जंतु जिनके अंदर यहाँ पर योनि मार्ग से ब्लड का स्राव होता है, उन जंतुओं को प्राइमेट स्तनधारियों की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। जबकि नॉन प्राइमेट जो जंतु होते हैं उनके अंदर यहाँ पर रक्त का स्राव नहीं होता है। मध्य चक्र, इसे वापस दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक आता है इसमें एक मध्यकाली जंतु और एक आता है बहु मध्यकाली जंतु। एक मध्यकाली का मतलब होता है एक वर्ष में केवल एक ही जनन चक्र पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? एक मध्यकाली जंतु कहते हैं। एक वर्ष के अंदर केवल एक ही मध्य चक्र पाया जाता है, उन्हें क्या कहेंगे? एक मध्यकाली। और दूसरा है बहुमध्यकाली। इसका मतलब होता है एक वर्ष में एक से अधिक मध्य चक्र पाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? बहुमध्यकाली के नाम से जाना जाता है। देखो, मध्य चक्र किसे कहते हैं? नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाला जो चक्र होता है उस चक्र को किस नाम से जाना जाता है? मध्य चक्र। इन स्तनधारियों के अंदर यहाँ पर ब्लड का स्रावण नहीं होता है। जो योनि मार्ग है उसमें से ब्लड बाहर की ओर निष्कासित नहीं होता है। मध्य चक्र के आधार पर जंतु दो प्रकार के हैं, एक मध्यकाली और दूसरा है बहुमध्यकाली। एक मध्यकाली का मतलब होता है यहाँ पर एक वर्ष के अंदर केवल एक ही मध्य चक्र पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? एक मध्यकाली। और दूसरा है बहुमध्यकाली। बहुमध्यकाली का मतलब क्या होता है? एक वर्ष के अंदर एक से अधिक मध्य चक्र पाए जाते हैं, उन जंतुओं को बहुमध्यकाली जंतु कहते हैं। यहाँ पर जो मध्य चक्र वाले जो प्राणी होते हैं इनके शरीर के अंदर हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण इनके शरीर में
तीव्र कामो इच्छा, तीव्र कामो इच्छा उत्पन्न होती है। देखो हार्मोनल परिवर्तन होने के कारण इनका जो शरीर है इसके अंदर यहाँ पर तीव्र कामो इच्छा उत्पन्न होती है। ये जो तीव्र कामो इच्छा उत्पन्न होने वाला जो टाइम है इसे हीट ऑफ पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? हीट ऑफ पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। देखो नॉन प्राइमेट जो स्तनधारी है इनके अंदर शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जिसके कारण यहाँ पर इनके शरीर के अंदर तीव्र कामो इच्छा उत्पन्न होती है। इस टाइम को क्या बोलते हैं? यहाँ पर हीट ऑफ पीरियड के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो चक्र आता है यह आता है इसमें रज चक्र। रज चक्र का मतलब है कि जो प्राइमेट स्तनधारी होते हैं, रज चक्र प्राइमेट स्तनधारियों में ये चक्र उपस्थित होता है। किसके अंदर पाया जाता है? प्राइमेट। अब प्राइमेट का मतलब अभी बताया था ऐसे स्तनधारी जंतु जिनके अंदर ब्लड का स्रावण होता है योनि मार्ग से, उन जंतुओं को प्राइमेट जंतुओं के नाम से जाना जाता है। अब देखो मानव के अंदर यहाँ पर मादा के अंदर 12 से 14 साल की उम्र में प्रथम बार यहाँ पर रज चक्र प्रारंभ होता है। 12 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र में प्रथम बार रज चक्र प्रारंभ होता है। इसे रजो दर्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रजो चक्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 45 से 50 वर्ष की आयु के अंदर यहाँ पर जो रज चक्र होता है ये स्वतः बंद हो जाता है। इसे रजो निवर्ती के नाम से जाना जाता है। देखो दो स्थितियां है, एक तो रजो दर्शन और एक है रजो निवर्ती। देखो 12 से 14 वर्ष की आयु के अंदर प्रथम बार रज चक्र प्रारंभ हो रहा है, उसे रजो दर्शन कहते हैं। और 45 से 50 वर्ष की आयु में रज चक्र स्वतः बंद हो रहा है, उसे किस नाम से जाना जाता है? रजो निवर्ती के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो रज चक्र है, इसे जो रज चक्र है ये 4 चरणों के अंदर या फिर रज चक्र 4 चरणों में संपन्न होता है। देखो पहला इसके अंदर चरण आता है रक्तस्राव प्रावस्था। दूसरा आता है इसमें पुटकीय प्रावस्था या फिर आप इसे पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था भी कह सकते हैं। तीसरा आता है इसमें अंडोत्सर्ग प्रावस्था और चौथी आती है इसमें पश्चे अंडोत्सर्ग प्रावस्था या फिर ल्यूटियल प्रावस्था। देखो रज चक्र को 4 चरणों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली प्रावस्था कौन सी है? रक्तस्राव प्रावस्था। दूसरी पुटकीय प्रावस्था या फिर पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। तीसरी है अंडोत्सर्ग प्रावस्था और चौथी है पश्चे अंडोत्सर्ग प्रावस्था या फिर ल्यूटियल प्रावस्था। अब नंबर 1 आती है इसमें रक्तस्राव प्रावस्था। ये जो प्रावस्था होती है ये 3 से 5 दिन की होती है। ये अवस्था कितनी दिन की होती है? 3 से लेकर के 5 दिन की होती है। इस प्रावस्था के अंदर जो मादा की जो योनि है इसमें से रक्त का स्राव होता है। मादा की योनि में से यहाँ पर रक्त का स्राव होता है। ये जो रक्त है इसके अंदर मर्त अंडाणु, इसके अलावा जो गर्भाशय के मर्त आंतरिक उत्तक होते हैं, आंतरिक उत्तक इन्हें शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है या फिर इस रक्त स्राव के अंदर मर्त अंडाणु, गर्भाशय के आंतरिक जो मर्त उत्तक होते हैं वो उपस्थित होते हैं।
और ये जो 3 से 5 दिन की अवधि है, इस अवधि के दौरान लगभग प्रतिदिन 65 ml जो ब्लड होता है इसको शरीर से बाहर की ओर निष्कासित किया जाता है। देखो पहली प्रावस्था कौन सी है, रक्तस्राव प्रावस्था। 3 से 5 दिन की प्रावस्था होती है। इस प्रावस्था में मादा की योनि से रक्त का स्राव होता है और इस रक्त के अंदर क्या होता है, मर्त अंडाणु होता है। इसके अलावा गर्भाशय के जो मर्त आंतरिक ऊतक होते हैं वो उपस्थित होते हैं। 3 से जो 5 दिन की अवधि है, इस दौरान प्रतिदिन यहाँ पर लगभग 65 ml जो ब्लड होता है इसको शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। दूसरी प्रावस्था आती है यहाँ पे पुटकीय प्रावस्था या फिर पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। देखो पूर्व अंडोत्सर्ग मतलब अंडोत्सर्ग जो प्रावस्था है उससे पहले का जो टाइम है उसे पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहते हैं। ये जो प्रावस्था होती है ये 8 से 10 दिन की होती है, 8 से 10 दिन की। इस प्रावस्था में गर्भाशय के जो आंतरिक ऊतक होते हैं, गर्भाशय के आंतरिक ऊतक उनकी क्या होती है यहाँ पर मरम्मत होती है, उनकी क्या होती है यहाँ पर मरम्मत होती है। देखो पुटकी जो अवस्था है अवधि कितनी है, 8 से 10 दिन की, और इस प्रावस्था के अंदर गर्भाशय के जो आंतरिक ऊतक होते हैं उनकी क्या होती है यहाँ पर मरम्मत होती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो ग्राफियन पुट्टिका होती है, ग्राफियन पुट्टिका, ये भी अंडाणु को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाती है, अंडाणु को मुक्त करने के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। देखो दूसरी जो प्रावस्था है पुटकीय प्रावस्था, इस प्रावस्था की अवधि है 8 से लेकर के 10 दिन की। इस प्रावस्था में गर्भाशय के आंतरिक ऊतकों की मरम्मत होती है, साथ ही यहाँ पर जो ग्राफियन पुट्टिका है ये अंडाणु को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाती है। तीसरी जो प्रावस्था है वो कौन सी आती है यहाँ पे, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। तीसरी प्रावस्था कौन सी है, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ये जो अंडोत्सर्ग प्रावस्था है ये रज चक्र के 14वें दिन, लगभग बताते हैं 14वें दिन, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो 14 ± 2, यानी कि यहाँ पर आगे पीछे हो सकता है, 12वें दिन भी हो सकता है या फिर 14वें दिन के बाद में भी अंडोत्सर्ग की क्रिया संपन्न हो सकती है। इस क्रिया के अंदर क्या होगा कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय में से जो अंडाणु होता है इसको उदर गुहा के अंदर मुक्त किया जाता है। उदर गुहा में मुक्त करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे, अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहते हैं। देखो तीसरी प्रावस्था अंडोत्सर्ग प्रावस्था है लगभग 14वें दिन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 14 ± 2। इस दिन के आसपास यहाँ पर अंडोत्सर्ग की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में यहाँ पर अंडाशय में से जो अंडाणु होते हैं ये उदर गुहा के अंदर मुक्त होते हैं। अब उदर गुहा के अंदर मुक्त होंगे, इसके पश्चात जो अंडाणु होता है ये अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश कर जाता है। नंबर 4 आती है पश्य अंडोत्सर्ग प्रावस्था या फिर ल्यूटियल प्रावस्था। चौथी अवस्था कौन सी आती है, पश्य अंडोत्सर्ग प्रावस्था या फिर ल्यूटियल प्रावस्था। रज चक्र की सबसे लंबी अवधि, रज चक्र की सबसे लंबी अवधि कौन सी है यहाँ पर, पश्य अंडोत्सर्ग प्रावस्था। और ये जो अवस्था होती है ये 15 से लेकर के 28वें दिन तक होती है। 15 से लेकर के 28वें दिन तक की जो अवस्था है वो कौन सी है, पश्य अंडोत्सर्ग अवस्था या फिर अंडोत्सर्ग के बाद की प्रावस्था। इस प्रावस्था में यहाँ पर क्या होगा कि ग्राफियन जो पुट्टिका होती है इसमें से अंडाणु के मुक्त होने के पश्चात जो ग्राफियन पुट्टिका है ये कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है।
किसका निर्माण करती है? कार्पस ल्यूटियम का। अब देखो, जो अंडाणु है अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश कर जाता है, यहां पर यदि निषेचन की क्रिया होती है, कंडीशन दे रखी है, यदि निषेचन की क्रिया होती है तो यहां पर जो कार्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगी, यहां पर जो जाइगोट होता है या फिर जो भ्रूण होगा उसको गर्भाशय के अंदर बांधे रखने के लिए जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसको स्रावित करने का कार्य करेगी। कब तक करेगी? जब तक अपरा का निर्माण नहीं होता है, प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता है, तब तक कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। और यदि यहाँ पर निषेचन नहीं होता है तो जो कार्पस ल्यूटियम है ये कार्पस एल्बिकेन्स के अंदर परिवर्तित हो जाती है। यदि निषेचन नहीं हो रहा है तो जो कार्पस ल्यूटियम है ये किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगी? कार्पस एल्बिकेन्स के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इस कार्पस एल्बिकेन्स को अगला जो रज चक्र होता है उसकी सहायता से यहाँ पर शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार से रज चक्र की 4 प्रावस्थाएं हैं, जिसमें पहली है रक्त स्राव प्रावस्था, दूसरी पुटकीय प्रावस्था, तीसरी अंडोत्सर्ग प्रावस्था और चौथी है ल्यूटियल प्रावस्था। दोबारा देखना, रक्त स्राव प्रावस्था 3 से 5 दिन की है। इस प्रावस्था में योनि से ब्लड का स्राव होता है। प्रतिदिन यहाँ पर 65 ml ब्लड को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है और जो ब्लड होता है इसमें मृत अंडाणु और गर्भाशय के आंतरिक मृत ऊतक उपस्थित होते हैं। दूसरा है पुटकीय प्रावस्था या फिर पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। 8 से 10 दिन की अवधि की होती है। गर्भाशय के आंतरिक ऊतकों की यहाँ पर मरम्मत होती है। इसके अलावा जो ग्राफियन पुट्टिका होती है ये अंडाणु को मुक्त करने के लिए तैयार होती है। तीसरी है अंडोत्सर्ग प्रावस्था, 14वें दिन होती है और इसमें लगभग इसे 14 ± 2 के हिसाब से यहाँ पर अंडोत्सर्ग की क्रिया संपन्न होती है। इस अवस्था के अंदर अंडाशय में से जो अंडाणु होते हैं इसको उदर गुहा के अंदर मुक्त किया जाता है। इसके अलावा जो अंडाणु होता है ये अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश कर जाता है। चौथी जो प्रावस्था आती है यह आती है पश्य अंडोत्सर्ग प्रावस्था या फिर ल्यूटियल प्रावस्था। रज चक्र की सबसे लंबी अवधि की होती है। 15 से लेकर के 28वें दिन तक की ये अवधि होती है। इसके अंदर जो ग्राफियन पुट्टिका है ये कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है। अब जो कार्पस ल्यूटियम है ये यदि निषेचन की क्रिया होती है तो उस दौरान ये यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करेगी जो कि भ्रूण को गर्भाशय के अंदर जोड़ने का कार्य करती है। इसके अलावा यदि निषेचन नहीं होता है तो जो कार्पस ल्यूटियम है ये किसके अंदर परिवर्तित हो जाती है? कार्पस एल्बिकेन्स के अंदर परिवर्तित हो जाएगी और जिसे अगले रज चक्र की सहायता से यहाँ पर शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। आगे देखना, यहाँ पे जो रज चक्र है और मध्य चक्र, इसके अंदर यहाँ पे तुलना, रज चक्र और मध्य चक्र इनमें तुलना या फिर कुछ अंतर होते हैं। देखो, रज चक्र यहाँ पर प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है और जो रज चक्र होता है ये किस में पाया जाता है? नॉन प्राइमेट स्तनधारियों के अंदर पाया जाता है। दूसरा आता है रज चक्र की जो क्रिया होती है इस दौरान यहाँ पर जो शरीर का तापमान होता है, शरीर का तापमान ये क्या होगा? बढ़ेगा और मध्य चक्र के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे नॉर्मल रहता है। तीसरा है रज चक्र के अंदर यहाँ पर कामेच्छा नहीं होती है, जबकि मध्य चक्र के अंदर जंतु के अंदर जो काम इच्छा होती है वो तीव्र होती है। देखो अंतर है, प्राइमेट स्तनधारियों में रज चक्र पाया जाता है और नॉन प्राइमेट के अंदर मध्य चक्र।
शरीर का तापमान बढ़ जाता है रज चक्र में, और इसके अंदर टेम्परेचर नियत रहता है। काम इच्छा यहाँ पे रज चक्र के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है, और मध्य चक्र के अंदर जंतुओं के अंदर काम इच्छा तीव्र होती है। इसके बाद में यहाँ पे आता है जो रज चक्र होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। रज चक्र को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंदर 3 कारक आते हैं। पहला कारक आता है यहाँ पे आयु, दूसरा आता है गर्भावस्था, और तीसरा आता है हार्मोन। 3 कारक है जो यहाँ पे रज चक्र की क्रिया को प्रभावित करते हैं। देखो, आयु शुरू के अंदर बताया था कि यहाँ पर एक तो 45 से 50 वर्ष की जो आयु होती है, इसके अंदर जो रज चक्र होता है ये स्वतः क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। दूसरा आता है गर्भावस्था। गर्भावस्था के दौरान यहाँ पर अस्थायी रूप से जो रज चक्र होता है ये क्या रहेगा, बंद रहता है। और तीसरा है हार्मोन। हार्मोन यहाँ पे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रज चक्र की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो 3 कारक है जो रज चक्र की क्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला आयु हो गया, दूसरा गर्भावस्था, और तीसरा हार्मोन। आयु 45 से 50 वर्ष की आयु के अंदर स्वतः बंद हो रहा है। गर्भावस्था के दौरान यहाँ पर जो रज चक्र है अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। और तीसरा है हार्मोन। हार्मोन कौन से है, LH हार्मोन हो गया, FSH हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये भी रज चक्र की क्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में इसी से रिलेटेड है, इसी चैप्टर में जैसे बात करते हैं प्रसव की। प्रसव का मतलब क्या होता है कि पूर्ण विकसित गर्भ का मादा के शरीर से बाहर निकलने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को क्या कहेंगे, प्रसव कहते हैं। पूर्ण विकसित जो गर्भ है उसका मादा के शरीर से बाहर निकलने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को क्या कहेंगे, प्रसव कहते हैं। प्रसव की जो क्रिया होती है ये एक हार्मोनल क्रिया होती है। किस प्रकार की क्रिया होती है, हार्मोनल क्रिया, या फिर हार्मोन के प्रभाव से यहाँ पर प्रसव की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया के अंदर क्या होगा कि जो LH जो हार्मोन है इसकी यहाँ पर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। LH हार्मोन क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि करता है। LH हार्मोन के कारण जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इसका जो प्रभाव है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। देखो, प्रसव हार्मोनल क्रिया है, यहाँ पर LH हार्मोन का स्रावण बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर आप ये भी बता सकते हो यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि जो गर्भस्थ शिशु है, जिसके कारण क्या होगा, जो अपरा होती है, अपरा या फिर प्लेसेंटा, ये यहाँ पर इसका जो संबंध होता है ये गर्भाशय से टूट जाता है। गर्भाशय से इसका जो संबंध होता है ये यहाँ पर क्या होगा, टूट जाएगा। गर्भाशय से संबंध टूटने से यहाँ पर जो गर्भस्थ शिशु होता है, गर्भस्थ शिशु ये योनि की ओर धकेला जाता है। अब जब यहाँ पर अपरा का संबंध गर्भाशय से टूटता है, उस वक्त यहाँ पर गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न होता है।
गर्भाशय के अंदर क्या होगा, संकुचन होता है, जिसके कारण यहाँ पर तीव्र प्रसव पीड़ा प्रारंभ होती है। और जब प्रसव पीड़ा प्रारंभ होगी उसी दौरान यहाँ पर शिशु को योनि की ओर धकेला जाता है और कुछ समय पश्चात यहाँ पर जो शिशु होता है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है या फिर इस जो प्रसव है उसकी क्रिया संपन्न करवाई जाती है। देखो हार्मोनल क्रिया है, LH हार्मोन का स्राव बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन की कमी क्या हो जाती है। इसके अलावा एस्ट्रोजन की कमी से प्लेसेंटा का संबंध यहाँ पर गर्भाशय से टूट जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर जो गर्भस्थ शिशु है इसे योनि की ओर धकेला जाता है। क्यों धकेला जाता है कि जब यहाँ पे संबंध टूटता है तो यहाँ पे गर्भाशय में संकुचन होता है और जो प्रसव पीड़ा होती है वो प्रारंभ होती है। यहाँ पे देखना जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये यहाँ पर प्रसव की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। ये जो हार्मोन है ये यहाँ पर प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त एक हार्मोन और आता है रिलैक्सिन। ये जो हार्मोन होता है ये कार्य क्या करेगा, यहाँ पर मादा के श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित प्यूबिक सिम्फाइसिस को यहाँ पर फैला देता है, जिसके कारण यहाँ पर जो प्रसव की क्रिया होगी ये सुगम हो जाती है या फिर आसानी से प्रसव की क्रिया संपन्न होती है। देखो प्रसव की क्रिया के लिए आवश्यक जो हार्मोन है वो तो कौन सा हो गया, ऑक्सीटोसिन, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो प्रसव पीड़ा होती है ये प्रारंभ होती है। दूसरा है रिलैक्सिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये मादा के श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैला देता है, जिसके कारण प्रसव की क्रिया सुगम होती है। फिर आता है इसके अंदर दुग्ध स्रावण। देखो आगे आता है इसके अंदर दुग्ध स्रावण। देखो दुग्ध जो स्रावण की क्रिया है ये कब प्रारंभ होती है, यहाँ पर प्रसव के पश्चात जो स्तन ग्रंथियां होती है, स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्रावण होता है। स्रावण से पहले यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये दुग्ध स्रावण की क्रिया को दुग्ध संश्लेषण की जो क्रिया होती है, संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करता है। दुग्ध संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध स्रावण की क्रिया को प्रेरित करेगा। दुग्ध स्रावण की क्रिया को प्रेरित करता है। देखो एक तो है संश्लेषण और एक है स्रावण। संश्लेषण की क्रिया तो किसके द्वारा हो रही है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और स्रावण की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होती है। देखो दुग्ध स्रावण कब होगा, प्रसव के पश्चात यहाँ पर स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध के संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करता है, जबकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये यहाँ पर जो दुग्ध स्रावण है उसकी क्रिया को प्रेरित करने का कार्य करता है। जो दुग्ध होता है ये स्तन ग्रंथियों के अंदर संश्लेषित हो रहा है और जो दुग्ध वाहिनियां होती है उनकी सहायता से, दुग्ध वाहिनियों की सहायता से जो स्तन होते हैं, स्तनों के चुचुक वाले जो भाग होते हैं वहां पर इसको स्रावित किया जाता है और इसके पश्चात ये स्तनों से बाहर आता है। दुग्ध संश्लेषण की जो क्रिया दुग्ध स्रावण की जो क्रिया है प्रतिबंधित क्रिया होती है, प्रतिबंधित क्रिया होती है जिसके अंदर यहाँ पर जो शिशु होता है
उसके फलस्वरूप उत्तेजना उत्पन्न की जाती है, जिसके कारण यहाँ पर माता के द्वारा दूध का क्या होता है, स्रावण होता है। साथ ही प्रसव के पश्चात जो गाढ़ा पीला दूध होता है, गाढ़ा पीला दूध, इसे कोलेस्ट्रम या फिर खीस के नाम से जाना जाता है। प्रसव के पश्चात जो प्रथम दूध होता है गाढ़ा पीला, इसे किस नाम से जाना जाता है, कोलेस्ट्रम या फिर खीस के नाम से जाना जाता है। इस कोलेस्ट्रम के अंदर यहाँ पर IgA एंटीबॉडी उपस्थित होती है। जो दूध होता है इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA उपस्थित होती है। देखो, दुग्ध स्रावण की क्रिया प्रसव के पश्चात स्तन ग्रंथि से होगी। इसके लिए संश्लेषण के लिए तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और स्रावण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। स्तन ग्रंथियों के अंदर दुग्ध का निर्माण होगा। इसके पश्चात ही दुग्ध वाहिनियों की सहायता से स्तनों के चुचुक वाले भाग के अंदर पहुंचता है, जहां पर शिशु के द्वारा प्रतिबंधित अनुक्रिया होगी, जिसके कारण उत्तेजना से दुग्ध का स्रावण होता है। इसके अलावा प्रसव की क्रिया के तुरंत पश्चात निकलने वाला गाढ़ा पीला जो दूध होता है, उसके अंदर उसे कोलेस्ट्रम या फिर खीस कहते हैं, और इसके अंदर प्राकृतिक रूप से IgA प्रतिरक्षा उपस्थित होती है। आज के लिए इतना।